बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर भट्टी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। आज हम मैडम की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए अल्हम्दुलिल्लाह कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैडम, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आईयूबी। आपका तलीमी सफ़र कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। मेरे फादर को बहुत शौक़ था डॉक्टर बनाने का, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ थी, तो उनके दोस्त अहमद मंसूर चिश्ती साहब ने उनको मशवरा दिया कि आप इनको वकील बनाएं। फिर उन्हीं के पास उन्होंने ही मेरा साइन किया था ठीक। अप्रेंटिसशिप। वकालत का आगाज़ कब किया? 1987 में जब मैंने पास किया, तो उसके बाद 88 में मैं आईयूबी गई। तो वहाँ पर 80 लड़के थे मेरे साथ ना। अच्छा। तो क्लास में ना, तो मेरे फादर ने कहा कि नहीं, आप चलें, आपको वहाँ बिठाते हैं। तो अहमद मंसूर चिश्ती साहब ने मशवरा दिया कि शफ़ी मोहम्मद ख़ान साहब, द बाबाए सिविल लॉ, जिनके बेटे यूसुफ समी ख़ान साहब और जो हैं लियाकत समी ख़ान साहब और सईद समी ख़ान साहब हैं, अब माशाल्लाह बहुत वेल नोन प्रोफेशनल्स हैं, बहावलपुर के प्रोफेशनल लॉयर्स हैं माशाल्लाह। तो उनको मैंने ज्वाइन किया। यूँ समझ लें कि 1 महीना भी मैं वहाँ नहीं गई यूनिवर्सिटी, और डायरेक्ट मैं उन्हीं के पास जाती थी सुबह। अच्छा। और 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में, और फिर शाम को फिर दफ्तर में उनके पास बैठना होता था। और मतलब उन्होंने ABC सिखाई सारी। अच्छा। फिर राजा खुर्शीद नासिर साहब होते थे, उन्होंने मुझे CRPC A to Z पढ़ाई, हर चीज़ एक एक लफ्ज़ पढ़ाया। और शफ़ी ख़ान साहब ने मुझे प्लीडिंग्स और जो है वो सारी ड्राफ्टिंग वगैरह, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, मेरे उस्तादों को। और जो मलिक मोहम्मदीन साहब हैं, उन्होंने मुझे जो है वो क्रिमिनल लॉ के बाबाए फौजदारी लॉ कहलाते थे वो, और उनकी किताबें भी हैं वकालत के उस पर टॉपिक पर, ज़मानत के टॉपिक पर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने माशाल्लाह मेरी बड़ी ग्रूमिंग की। और आसिफ चौहान साहब को तो मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकती। और अब्दुल मकीद शेख साहब जो हैं, वो हर वक्त मुझे बैकअप करने के लिए होते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सीनियर्स बहुत अच्छे मिले, लोग बहुत अच्छे मिले, उन्होंने बड़ी कदर की, मुझे बहुत सराहा, इतना कि मैं कुछ भी नहीं थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बना लिया। मैडम, आप किस तरह के केस हैंडल करती हैं? मैं ऑलराउंडर हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि भावलपुर में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के केसेस डील की जाते हैं, तो मैंने कोई भी केस नहीं छोड़ा। अच्छा। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? हाँ, मैं कह समझती हूँ कि 100% एक वकील जो है ना 100% दे सकता है अपना, क्योंकि उसका कोई बॉस नहीं होता। इट इज़ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, तो किसी के मोहताज नहीं। वी आर बॉस इन आवर सेल्व्स, ठीक है। खुद मुख्तारी जो है ना, और आज़ादी, ये आपको फैसले करने पर वो कर सकती है। रूल ऑफ लॉ के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, हम अच्छे लोगों को लाने के लिए काम कर सकते हैं। और अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी किसी की चाकरी नहीं की और हमेशा सच पे बात की है। पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी को बेहतर करने के लिए एज ए सीनियर कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? रूल ऑफ लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल, और रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करनी हर बंदे को हर लेवल पर ज़रूरी है, क्योंकि इंसाफ ही जो है वो उसकी वजह से ही कोई मुल्क तरक्की कर सकता है। और कौमें जो है ना, अगर इंसाफ की हद क्रॉस कर जाए ना, तो वो कौमें नहीं रहती, वो एक हजूम बन जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक मुल्क की तरक्की के लिए इंसाफ का होना। और इंशाल्लाह हम स्ट्रगल कर रहे हैं और होपफुल हैं कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह जल्दी इसके उसमें अच्छे उसमें शामिल होगा, क्योंकि ऊंच नीच हर कौम की, हर मुल्क की जो है तरवीज में आती रहती हैं, ये मराहिल आते रहते हैं, मदारिज आते रहते हैं, और उससे जब निकलती है कौम स्ट्रगल करके, तो आपको तो पता है ना कि सोना जब जलता है भट्टी में तभी कुंदन बनता है। तो अब जो है हमारे पाकिस्तानी कौम जो है वो स्ट्रगल कर रही है अपने हकूक़ के लिए, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है
आई एम ऑफ द होपफुल, आई एम ऑफ द व्यू कि अब लोगों में बहुत ज़्यादा जानकारी आ गई है, लोग अपने हकूक़ को पहचानने लगे हैं और वो नहीं चाहते कि ज़िंदगी के जिसमें वडेरों की हुकूमत हो, जिसमें सियासी गुंडे हों। अब जो है ना, इंशाल्लाह दूर नहीं है, अब चेंज आएगी। ठीक। मैडम, पाकिस्तान में वकला के क्या मसाइल हैं जो आप चाहती हो कि हल हो जाएं? सबसे पहले तो ये है कि पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जजेस जो है ना जुडिशियस माइंड अप्लाई नहीं करते। और अलमिया ये है कि जजेस जो है प्रैक्टिसिंग लॉयर्स में से नहीं रखे जाते, इसलिए उन्हें हमारे मसाइल का पता ही नहीं है और वो जान छुड़ाने के चक्कर में होते हैं। जब तक वो प्रैक्टिसिंग लॉयर से नहीं आप जजेस लेंगे तो वो कभी भी ना तो वकला के मसाइल को समझ सकते हैं ना आवाम के मसाइल को, क्योंकि आवाम से नज़दीक तरीन जो होता है ना वो वकील होता है, वो उनके मसाइल को समझता है, तो वो बेहतर जानता है कि उनके मसाइल को कैसे हल करना है। जबकि ये जो जजेस, अलमिया ये कि ऐसे जजेस आ गए हैं जो कि जुडिशियस माइंड इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते कि उन्हें पता ही नहीं है कि कानून क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि इंसाफ कैसे करना है, उन्हें बेसिक ABC का ही नहीं पता। आप देख लें कि अभी 6 जजों ने जो कहा है कि हमें प्रेशराइज किया गया, तो भाई आप इस्तीफा दे देते पहली स्टेज पर। अब आप मारे डर के रेड जोन में चले गए हैं। सही। अच्छा मैडम, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? इतनी ज़्यादा अहमियत है रूल ऑफ लॉ की, इतनी ज़्यादा अहमियत है कि अगर रूल ऑफ लॉ ना होना तो सगे भाई को काट डाले। और कोई भी जो है मालिक मकान वो अपना मकान खाली ना करा सके, और कोई भी किसान जो है ना वो सही अपना रेट ना ले सके, और हो रहा है। मेरा ये दावा नहीं है कि रूल ऑफ लॉ यहाँ है, यहाँ पिक एंड चूज़ है। रूल ऑफ लॉ के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर। ठीक। एक वकील को केस की तैयारी किस तरह करनी चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो उसे देखना चाहिए कि उसका केस जो है उस पर जो मुतलका लॉ क्या है उस पर, और दूसरा ये कि जब तक फैक्ट्स आप अच्छी तरीके से नहीं लेंगे क्लाइंट से, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं लॉ। ठीक। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में क्या इस्लाहत होना ज़रूरी हैं? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में तो यूँ समझें कि अगर 10 इस्लाहत होनी ज़रूरी हैं तो 10 की 10 ही नहीं हुई हैं। यानी बाबा आदम ही निराला है यहाँ का। तो जब आपका जो हेड हो या दादा हो घर का वो ही सही ना हो तो बताएं आगे क्या होगा। जब जजेस डरेंगे, डर डर के फैसले करेंगे, तो आवाम का ट्रस्ट तो ख़त्म हो जाएगा ना। और जब कन्फेस भी करेंगे कि हम डर रहे हैं, और फेडरल लेवल पे आप बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हमने डर के फैसले किए हुए हैं, और आप साफ बता रहे हैं, और जब ये तंजीम साजी इन्होंने कर ली है जजेस ने कि ऊपर से आता है साकिब निसार का एक फ़ोन और एक जज जो है वो फैसला करता है, और वो साबित हो चुका है, अब सब कुछ साबित हो चुका है। अब इनको चाहिए कि ये डरें कि इनके हाथों तक इनके गिरेबानों तक हाथ पहुंचने वाले हैं आवाम के। कब तक ये सिक्योरिटी में रहेंगे? आखिर एक दिन तो निकलेंगे कि नहीं। अल्लाह का खौफ करें, अपने बच्चों को किसी काबिल तो छोड़ें कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। अब मुझे तो कहीं इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, मैं क्यों अपनी ज़ुबान बंद रखूं? वाई? हम इंडिपेंडेंट लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ये सलाहियतें कि हम हक सच कह सकते हैं और हक सच कहते रहेंगे। अच्छा मैडम, पाकिस्तान में आवाम को बुनियादी हकूक़ किस तरह मुहैया कर सकते हैं, आपकी क्या राय है? जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुझे मुअत्तल नज़र आ रहा है, जब आपके बेसिक राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, दे आर बीइंग ऑलवेज वायलेटेड, और अदालतें आपको उसमें रिलीफ नहीं दे रही हैं और देख रही हैं कि कहाँ से फ़ोन आ रहा है, तो फिर कैसे होगा? रूल ऑफ लॉ ही असल चीज़ है। रूल ऑफ लॉ के लिए ज़रूरी है कि आप मेरिट्स पे लोगों को लेकर आएँ अच्छे। अगर एक गवाह के लिए अमीन और सादिक होना ज़रूरी है, तो एक जज के लिए भी तो अमीन और सादिक होना ज़रूरी है कि नहीं? बिल्कुल। हम तो दोनों साइडों से होते हैं, हम दोनों साइडों से कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ हक सच का साथ दें, क्योंकि कुरान शरीफ की एक आयत है कि जिसकी सिफारिश करोगे उसके गुनाह सवाब में हिस्सेदार। हो सकता है शाम तक मैं मर जाऊँ,
तो मैं क्यों इनकी हिस्सेदार बनूं, उनकी सिफारिश क्यों करूं? सही। मुझे सिर्फ सही लोगों के केसेस लड़ना है और सही उस पर रहना है। जो ही मुझे आए, मैं फील करती हूँ कि ये बंदा रॉन्ग डूअर है, मैं उसका वकालतनामा अपना वापस ले लेती हूँ। मैं यही कर सकती हूँ अपने लेवल तक। बाकी ना मैं लीडर हूँ, ना मैंने किसी कम्युनिटी को लीड करना है। मैं अपने लेवल तक कोशिश करती हूँ कि मैं रॉन्ग डूइंग्स ना करूँ। ठीक। सुप्रीम कोर्ट में कितना केस पेंडिंग है और इस पेंडेंसी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? एक्चुअली ये डाटा तो सबको मिल जाएगा कि कितना पेंडिंग है, वो भी आप जहन में रखेंगे, वो कम ही दिखाया होगा। अब मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स कहते हैं कि एक स्टे वाला मैटर, एक नोटिस वाला मैटर, एक छोटे मोटे काम वाला मैटर जब एक चैम्बर में ले सकता है, एक जज ले सकता है, तो ये 3-3 जजेस क्यों बैठे हुए हैं? ये 3-3 जजेस क्यों बैठे हुए हैं? और ये सारा दिन टोपी ड्रामा चल रहा होता है जी। फैक्ट्स लिखवाएं भाई, आपके सामने फैक्ट्स तो पड़े हैं ना, फाइल तो आपके सामने पड़ी है, आपको रिसर्च ऑफिसर मिले हुए, आप मुझे कह रहे हैं डेट लिखवाएं फलां की। भाई आपको दी है ना, या तो किसी ने इतराज़ किया होगा ये डेट गलत है। आप मूड पॉइंट पे आना ही नहीं चाह रहे, आप करना ही नहीं चाह रहे, आप एक ही केस को इतना लंबा कर देते हैं, देखते हैं ये वकील है, इसको ज़रा सेटिस्फाई करना है और बात लंबी कर दो, और जो नहीं करना उसको शुरू में ऐसे अड़ाना फजूल किस्म के। अब आप तो देख रहे हैं सारा कुछ टीवी पर, आवाम देख रही है, सारी ज़िंदगी हो गई, केसेस ही नहीं फिक्स हो रहे। ऐसी वो रजिस्ट्रार बिठाई है जिसको AOR नहीं मिल सकता। AOR क्या है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। वो जाके मिल नहीं सकता उसको। यानी मैंने PA को कहा फ़ोन करके वहीं से कि ये क्या चीफ जस्टिस ने अपने ऊपर चीफ जस्टिस मुकर्रर की है कि जिसको AOR नहीं मिल सकता, जिसके पास फिक्सेशन के लिए नहीं जा सकते, जिसके पास आप रीजनिंग नहीं दे सकते। अगर आप एडजर्नमेंट फाइल कर देते हैं तो 10 मिनट तो आप एडजर्नमेंट पे, पब्लिक एक्सचेकर पे आप बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं? फ्यूटाइल एक्सरसाइज, टोपी ड्रामा। अगर ये जजेस सही मानों में काम करें तो इनके पास फाइल भी होती है। दूसरा, वकील कोई पॉइंट उठाए कि जनाब ये इसने गलत दिया है तो आप उस पर अलर्ट हों, वरना डाटा तो हमने आपको फाइल की सूरत में सारा सामने रख दिया। क्या आपको इतने रिसर्च ऑफिसर दिए हुए हैं जिससे आप वो वाला पॉइंट तो लिखवाते हैं कि जिस पर वकील को नचाना है बंदर की तरह डुगड़ी बजा के कि जनाब ये नाचो इसी। नहीं, इस सवाल का जवाब, वो हु आर यू, तुम कैसे मुझे उस सवाल पे लेके जाते? मैं नहीं आर्गू करना चाहती उस पर जो मेरे खिलाफ जाता है, तुम फैसला करो उस पर। कम अज कम लेट मी आर्गू माई केस इन माई ओन स्टाइल। आप बायस्ड होके बैठे होते हैं, आप प्रेजुडिस्ड होके बैठे होते हैं। व्हाट इज दिस? आपने तय किया हुआ होता है ये केस हमने इधर लेके जाना है, ये केस इधर लेके जाना है। वाई, व्हाट आर यू डूइंग? आपकी नस्लें यहां नहीं रह सकती, कैसे फेस करेंगे अवाम को? और आप जो ये जूनियर जजेस को अपनी मर्जी मनपसंद से लेकर आ रहे हैं, क्या वो आपको सेफ? अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपको सेफ करेंगे। अल्लाह को राज़ी करें, इंसाफ पे रहें, हक सच पे रहें। ये ज़ाती नमूद, ज़ाती प्रमोशन को छोड़ दें, ज़ाती प्रोटेक्शन को छोड़ दें। अब सबसे बड़ी बात, भाई इनको खतरा क्या है? ये रेड जोन में बैठते हैं, भाई इनको क्या है कि जी प्रोटोकॉल लगा हुआ है जी? मतलब कौन सी अवाम है जो इन्हें कत्ल करने के लिए भागी फिर रही है? ये क्यों इतने इन्होंने ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, लंबे लंबे रास्ते बनाए हुए हैं? क्या इनको खतरा पड़ जाता है? भाई आप हक सच पे फैसले करें। अगर कोई गोली मार देगा तो आप शहीद, क्योंकि आप तो हक सच पे फैसले करने निकले थे। शहीद होना तो मोमिन की मिराज है ना। एंड आई डू बिलीव कि ये सारे मुसलमान हैं, तो इन्हें तो बोल्डली सारे फैसले करने चाहिए जी। हम हक सच पे फैसले कर रहे हैं। अगर कोई मार देता है हम तो हम अल्लाह ताला हमें अपने जवारे रहमत में ले लेगा। इनको क्या जरूरत है कि इतने डरे रहते हैं? अवाम के लिए, अवाम के पब्लिक एक्सचेकर पे आप बैठे हुए हैं, पब्लिक के उस पर आप मजे कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं ये आउटकम? क्या दे रहे हैं? इन्होंने क्या किया? तहरीक में ऐसे जजेस को सामने लेकर आए जो इनके ज्यादा ऑब्लाइजी थे, जिनका गंद इन्होंने अपने पास जमा कर रखा था। जिस जज को चाहते हैं दिखा देते हैं वो गंद के, भाई रात 9 बजे ये लगाओ अपनी अदालत, वरना हम ये दिखा देंगे आपका। रात 9 बजे अदालत लगाएगा तो आपने उसको बनाए ही क्यों था जज? फिर जब वो गंदा था तो
अब तो ये बात साबित हो चुकी है भाई, ये 6 जजेस ने साफ बता दिया है, लेटर लिख के बता दिया है, उनको आप क्यों रखे बैठे? आप बोल्ड लोगों को लेकर आए, आप ऐसे लोगों को लेकर आए जो अल्लाह से डरते हो, सिर्फ उनको जज बनाएं। इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु ने काजिल कज़ात बनने से इनकार किया, मामून रशीद ने उनको उसमें डाला, जिंदान में डाला और उन्हें कोड़े लगाए गए और उन्हें शहादत नसीब हुई। तो ये तो खुद कोशिश करके जज बने हुए, इनके साथ तो शैतान लगे हुए हैं, शैतान। तो हम कहाँ तक कैसे लोगों को रिलीफ दिलवाएं? ये मोटिवेटेड होते हैं, ये बायस्ड होते हैं, इन्होंने प्रेजुडिस्ड होते हैं, ये पहले से फैसला करके आए बैठे होते हैं कि किधर जाना किधर नहीं, किधर करना। कोई चंदे मादूदे केसेस होंगे जिसमें ये बचे हुए होते हैं। पिंडी के एक जज जो रिटायर हो गए थे, उनको दोबारा लाए हैं ये, उनके पास सिर्फ एक केस है मेरा सुपरदारी का, और वो साफ बनता है, मैं आपको उसका रिकॉर्ड भी फ्राहम कर सकती हूँ, लेकिन वो बंदा नहीं आ रहा वो सुपरदारी मेरे हक में करने में। वो जज लगने के काबिल नहीं था, अब वो उसको दोबारा लगा दिए। तो क्या ये बचाएंगे इनको? जब अल्लाह ना चाहे बचाना इनको तो ये बच जाएंगे उनसे। अगर आपने एडहाक जजेस बनाए तो काइंडली जो ब्रांच में जो लोग रिटायर होते हैं एडहाक एवाज बना दें, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ये जो टाउट लड़के रखे हुए हैं आपने, ये जो लड़के जो एओआर को सिर्फ 2000 देते हैं और केस तैयार करते हैं, और वो जो कंप्यूटर पे 10 पास लड़की बैठी लड़का बैठा वो आपका केस तैयार कर रहा होता है। तो जब आप फैक्ट्स ही कानूनी सही तरह से, ना कोई रिसर्च ना कुछ, आप पेश ही ऐसा केस कर रहे होते हैं, ऐसा वो बना के पेश कर रहे होते हैं जो कि जिसमें ना कोई जवाब ना कुछ ग्राउंडिंग ना कुछ, और आप कहाँ अड़ा रहे होते हैं? कौन सी डेट है, कौन सा? वो भाई कोई इशू मैटर इन इशू हो तो उस पर बात करें, वरना आप मूट पॉइंट पे जाएं, आप फौरन फैसले करते जाएं। ये जजेस की ग्रूमिंग नहीं हुई हुई बतौर प्रैक्टिसिंग लॉयर। टोपी ड्रामा हो रहा था, बस अपने आप को प्रमोट करना है, अपने आप को साबित करना है कि मैं आई एम द जज। तुमने अंग्रेजी कैसे बोली है? जो बंदा अंग्रेजी में आर्गूमेंट करे उसका तो केस ही फौरन खारिज कर दो। हमारे सामने बढ़ रहा है। जब आपने अपनी अना को प्रमोट करना था तो आप जज क्यों बने? अनानियत, खुददारी, ये सारी चीज़ें रख के अल्लाह का खौफ खुदा जब होगा जजेस को, और वो सही मानों में सही कैरेक्टरफुल लोग जजेस बनेंगे, और जो खुद बनने की कोशिश ना करें। और अहदीस की रूह से ये सही है, ये बात सही है कि जो लोग खुद जज बनते हैं उनके साथ शैतान मुकर्रर होता है, रहमान का फरिश्ता उसके साथ होता है जिसे ऑफर हो और वो एक्सेप्ट कर ले। और दीनदार ध्यानतदार बंदे को आप लाएं इस जज तक। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसे आपने सिर्फ नाम का इस्लामी जमहूरिया बना दिया है। हमारे जो इतने ज़र्री असूल हैं, तो ये सीपीसी, ये पीपीसी, ये इसकी रुकावटों में क्यों उड़ाया जा रहा है? हमारे अवाम को क्यों इंसाफ से महरूम किया जा रहा है? आपके तो इतने अच्छा सिस्टम हो, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इतना अच्छा रूल ऑफ लॉ का वो देंगे आपको, वहाँ से लेना आप। क्यों आप तालिबान के मुंतज़िर हैं कि वो आए और वो सब कुछ करें बज़ोर बाजू? आप जजेस अच्छे लेकर आए। ठीक। और आपको पता है वकला में ओलिया भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला के दोस्त। आप यकीन करें वो मुफ्त लोगों के केसेस भी कर देते हैं, और उन्हें पता है, रूट्स का पता है, उनको मूड पॉइंट का, उनको पता है कैसे किसी चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है, बाल की खाल कैसे उतारनी है। ना तो इन जजों के पास है ये स्किल, ना ये फैसले करेंगे, और ये बस ये रेड़ा लगाए आ रहे हैं। 3 जज इकट्ठे बैठ के पब्लिक एक्सचेकर पे। और छुट्टियों का क्या मतलब है भाई? वो अंग्रेज थे जिन्होंने अपने लिए छुट्टियां रखी थी, उन्हें लगती थी गर्मी। आप तो एसी में से निकले, एसी गाड़ी में बैठे, एसी में आ गए, आपको कौन सी गर्मियां चढ़ गई जी? हमने आधी कर दी हैं, कम कर दी हैं, 1 महीना कम कर दिया है, बड़ा एहसान मारा है। ना लें तनख्वाह, जिसने छुट्टी करनी है वो तनख्वाह ना ले। और इतने बड़े बड़े इनकी क्या ज़रूरत है इनको देने की पेंशन्स? कौन सा इन्होंने तीर मारा है? कौन से इन्होंने आज तक किए हैं? सारे जो जजेस हैं ना पुराने, जिन्होंने सही काम नहीं किया ना, उनकी तो पेंशन बंद कर देना, थोड़ी कर दें। लाख रुपए काफ़ी है उनके लिए। आप ये देखें कि आपके पैसे पर हुकूमतें मज़े कर रही हैं, रॉन्ग हुकूमत, रॉन्ग मज़े, रॉन्ग सारे प्रोटोकॉल, रॉन्ग सारा सब कुछ। और क्या ये जो अब वो अरशद, क्या कहते हैं, अरशद नदीम, अरशद नदीम को जो चीज़ें दी, ये आपके पैसे से दी जा रही हैं।
अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर ये बिजली के जो मुआहदे हैं गलत, इनको क्यों नहीं ख़त्म किया गया? हमारी जान अटकी पड़ी है, हम बिल्कुल करीबुल मर्ग हो गए हैं। हम ख़त्म कर सकते, कोई नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर हो जाएंगे, केसेस हो जाएंगे, क्या कर लेंगे हमारे। हम माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ताकत दी है, हमारे पास लेटेस्ट सारा कुछ मौजूद है। हम कोई ऐसा मसला नहीं होना। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो हमें हेल्प करने के लिए बार बार बढ़ते हैं, लेकिन नहीं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमारी फ़ौज को गंदा किया जा रहा है। हालांकि अगर फ़ौज ना होती ना तो ये मुल्क रह नहीं सकता था, और अगर पुलिस ना होती तो भाई भाई को कत्ल कर देता। अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद, वकला में भी बुरे लोग मौजूद हैं जो इनका साथ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सदर होके रॉन्ग डूइंग्स में साथ देते हैं इनका, इन्हें कोई शर्म नहीं आती। बाररूम तक का तो विजिट नहीं कर सकते ये आकर, कैसे शक्ल दिखाएं किसी को। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि बेसिकली कुरान का तर्जमा, कुरान की तालीमात अगर होंगी, हमारा बेसिक यूनिट जो है ना, फैमिली यूनिट बरकरार रहे। ये तागूती कुव्वतों के कहने पर ना हमारी औरत को, हमारे यूनिट को बर्बाद किया जा रहा है ताकि वल्दुल हराम पैदा हों और जिहाद ना कर सकें। कामयाबी का रास्ता सिर्फ और सिर्फ जिहाद है। जिहाद क्या है? बुराई को देखो, हाथ से रखो, हाथ कट गया शहादत नहीं है वो ताकत। कह दो, लिख दो, तुम लिखोगे। मैं कह रही हूँ, मैंने कर दिया अपना फर्ज पूरा, नहीं है इससे कम है ताकत। तो दिल में बुरा समझो। दिल में बुरा समझने का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ शामिल रहो और रिश्वत दो, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम सही रास्ते पे रहें, हम ना वो काम करें। झूठ मत बोलो, धोखा मत दो और इंसाफ करो। अल्लाह का वादा, अल्लाह आपको इज्जत देगा। इंसाफ की तरवीज, इंसाफ पहुंचाना आवाम तक, ये गवर्नमेंट का, हुकूमत का जो है ना, ये फ़र्ज़ होता है। और ये इसीलिए ये सतून है, बहुत अहम सतून है अदलिया। इसको ख़त्म करने के लिए बड़ी दूर रस इन्होंने प्लानिंग की है। इन्होंने 2007 में वो तहरीक लेकर आए, रूल ऑफ लॉ का रोला डाल के हम जैसे लोग भावलपुर से पैदल मुल्तान गए 21 जून से 24 जून तक। रूल ऑफ लॉ, हमें नहीं पता था कि हम जुब्दातुल हसनैन जैसे प्यारे जजेस को, जो कि जुडिशियस माइंड रखते थे, उनको हटा के हम इस किस्म के चुगत जजेस को लेकर आ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कानून क्या है, जिन्हें पता ही नहीं है कि ज़ाब्ता क्या है। जिनमें से कमिंग चीफ जस्टिस वो है जिसने कहा था 497 का जुर्म भावलपुर में बहुत होता है। आपको पता है 497 ज़ाब्ता दीवानी का, वो ना फौजदारी का नहीं है, ये प्रोसीजर है, ये जुर्म नहीं है। आज वो हमारे गले ज़िबा कर करके अब कमिंग चीफ जस्टिस हैं। ये है हमारी असल वजह। जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा, जब अदालतें सही काम ही नहीं करेंगे, जब आप अच्छे जजेस ही नहीं लेकर आएंगे, जब आप मेरिट पर लोगों के फैसले नहीं करेंगे, तो अनारकी फैलेगी। और जहाँ पर इंसाफ ख़त्म हो जाता है वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। हमारी बका इस्लामी तालीमात में और हमारे बेसिक यूनिट हमने कभी नहीं समझा कि असल रूह क्या है। असल रूह ये जॉइंट फैमिली सिस्टम हमने हिंदुओं से लिया है। देवर मौत है हदीस की रूह से। जहेज कहीं भी नहीं है हमारे उसमें। और ये बारात का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया आपने? आप क्यों उसको फॉलो करते जा रहे हैं? क्या एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये चीज़ें बैन नहीं हो सकती? निकाह का ऐलान है, रुखसती का ऐलान नहीं है इस्लाम में। हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती कैसे हो रही है? किसी को कानो कान खबर नहीं। एक खातून जाके छोड़ आई है जाके। निकाह का ऐलान है और वलीमा है, वो एक दूध के प्याले पे। लड़के बेचारे शादियां करने को तरस रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, उनको डाला जा रहा है जी 7 तोले जेवर। क्यों भाई? भैंस लेके आनी है संगल डाल के। जितना आसान अक्ल में रखेंगे, जितना आसान शादी रखेंगे, जितनी सादगी से रखेंगे, अल्लाह ताला की मदद हासिल होगी। और वो मेरे दोनों बेटों की आप लोगों के लिए मिसाल है।
नो जेज, नो बरी, नो बारात, अच्छा। और वलीमा अपनी हैसियत के मुताबिक, और उसमें दुल्हन वाले सारा ख़ानदान इनडिस्क्रिमिनेटली सबको लेकर आए आप, लेकिन कोई सलामी नहीं देने, हमने कोई सलामी नहीं दी अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने इतनी तरक्की दी है बच्चों को माशाल्लाह, इतनी तरक्की दी है कि वो इंडिपेंडेंटली अपना कमा रहे हैं, मुझे भी सपोर्ट करते हैं, मुझे भी देते हैं पैसे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ छुट्टियाँ आती रहती हैं, ईद की छुट्टियाँ आ गई, ये आ गई, वो आ गई, तो वो अब ना ही मेरा इतना, मैं लोगों को लूटती नहीं हूँ। जहाँ लोग 15 लाख लेते हैं मैं 1 लाख में काम कर देती हूँ। मैं वैसे भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इंसाफ की फरहमी में, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स अवार्ड होल्डर भी हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, तो मुझे चाहिए कि मैं लोगों के लिए इंसाफ के लिए, मुझे जब जहाँ महसूस होता है कि ये बंदा वो है, तो फिर मैं उसको इस तरह से आसानी देती हूँ कि 5,000 10,000 महाना दे, कुछ इब्तदाई सतह पे दे और फिर उसके बाद इतना दे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 24 घंटे फ़ोन चलता है, और मेरा उस पर भी है, नेट पर भी मैं हूँ, और मुझे लोग जब भी कॉल करते हैं, रात को आधी रात को भी कोई कॉल कर रहा होता है, नफ्सियाती अमराज का शिकार हुए होते हैं लोग, तो मैं उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं कोशिश करती हूँ कि उनको उसी वक्त भी बुला लूँ कि आ जाएँ। अभी परसों ही रात 10:30 बजे बच्ची आई है, 11:30 बजे मैंने उसको बड़ी मुश्किल से निकाला है और सेटिस्फाई गई है वो। मैंने कहा बेटा बहुत देर हो गई, अब आपको G6 में जाना है तो बहुत देर हो जाएगी, तो आप जाओ। तो ये हमें करना होगा, हमें लोगों को ना हेल्प आउट करना होगा। जी, आप बेसिकली बहावलपुर से हैं, तो बहावलपुर के बारे में आपके क्या तासरात हैं? भाई बहावलपुर को तो एक वो इलेक्शन स्टंट बना हुआ है कि जी सुबह बहावलपुर बनाए थे। भाई आपका पानी तो है नहीं, मैं भी तो उसमें थी शामिल पहले, फिर दुरानी आ गया तो मैंने कहा गलत बयानी आ गया, और फिर मैंने क्या किया, मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये 10 साल सेनेट में रहा, इसने बात नहीं की। फिर मैंने सोचा कि उसने सही बात नहीं की, उसने सही किया, क्योंकि देखिए हमारा जो है बच्चा पढ़ के पूरे सुबह पंजाब में जाता है और उसको वही इक्वल राइट्स होते हैं जो लाहौर वाले को होते हैं, ठीक है। इस तरह हम सिर्फ सुबह बाल बना, कितने हॉस्पिटल हैं जिसमें आप डाल देंगे डॉक्टर्स अपने, कितनी की तरक्की कर ली है हमने। हमारे सिर्फ तालीमी इदारे हैं और हमारा अपना पानी नहीं है। चोलिस्तान को देखें, उसमें कितनी तरक्की होने के काबिल है। अभी हमें बहुत काम करना है और हमें मिलके ही रहना है। मैं अलहदा सूबे की बिल्कुल भी वो नहीं करती तरवीज, अब इस बात की मैं तशहीर नहीं करती, और कुछ ख्वाहिशें होती हैं जिनको दबा देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकेबल नहीं है। जब आपका पानी नहीं है तो आप कैसे चल सकते हैं। मैडम, मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा तो ख्याल है वेट एंड सी, बहुत यानी अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल हो सकती है। अब ये अवाम का रद्दअमल, जिसे कहते हैं ना रद्द-ए-अमल अवाम का, उसके बारे में पेशन गोई नहीं, इट्स अप टू पब्लिक। मैडम, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है वो किस तरह होना चाहिए? एज अ सीनियर आप एडवोकेट हैं, इस बारे में आपकी क्या तजवीज़ है? जी, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स और जो जजेस हैं जिनका एक्सपीरियंस है उनको रखना चाहिए। अब जो है इसमें मेरिट को देखना चाहिए, सिफारिश और रिश्वत नहीं। जबकि देखा गया है कि लोग, ये एक पार्टी बना दी गई है और बहुत अहम स्तून है अदलिया एक स्टेट का, तो मैनिपुलेट कर दिया गया है इसको। और ख़ुसूसन जो है इसमें एक एलिमेंट ये शामिल है कि उन्हें अंडर प्रेशर रख के फैसले करवाए गए, और इट हैज़ बीन प्रूव। 6 जजों ने जो खत लिखा था उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो अंडर बर्डन उन्होंने फैसले किए। आई एम ऑफ द व्यू कि उनके सारे किए हुए फैसले जो है ना उनमें रिव्यू होने चाहिए ऑटोमेटिकली जी, क्योंकि उन्होंने अंडर बर्डन किया। और जो जजेस को डरा धमका के फैसले लिए गए हैं उन्होंने ये उनका कन्फेशन आ गया है, और मेरा ख्याल है कि इन जो 6 जजेस को तो फ़ौरन फारिग कर देना चाहिए। मेरे घर का जो चौकीदार है अगर वो मुझे कहे ना आके कि मैडम मुझे डर लगता है, तो मैं सबसे पहले मैं उसको एक्सपेल करूँगी। तो सबसे पहले इनको निकालना चाहिए जो यहाँ आ गए रेड जोन में बैठ गए हैं आकर के डर के मारे, क्योंकि इतना नाइंसाफ़ी की है कि इन्हें ख़तरा ही रहता है हर वक्त कि कोई गोली कहीं से आ जाएगी। इसीलिए
ये हाई कोर्ट नहीं था ये पन्ना, ये इन्होंने हाई कोर्ट के लिए एक्वायर कर ली। और आपको पता है कि पावर है इनके पास, इन्होंने कर ली एक्वायर। तो इन्हें उसी दिन इस्तीफा देना चाहिए था जिस दिन इन्हें प्रेशराइज। इसका मतलब है कि इनके अंदर इखलाकी हिम्मत भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो जजेस नहीं होना चाहिए ना। जजेस के लिए आप देखें कि एक गवाह के लिए जो स्टैंडर्ड है, कम से कम वो ही देख लेते, सादिक और अमीन। अगर ये सादिक और अमीन होते तो फिर ये नौबत ना आती कि इनसे कोई डरा धमका के फैसला ले लेता। ईमान की कमज़ोरी की अलामत है, और ऐसे लोगों को जजेस नहीं होना चाहिए। आई एम बीइंग हनफी, आई एम ऑफ द व्यू कि जज की ज़रा सी लर्जिश उसको जहन्नुम रसीद कर देगी, उसका सारा अमालनामा स्याह। तो ये कैसे लोग हैं, इनको इतनी भी अक्ल और शऊर नहीं है कि ये अपना आखिरत में कहाँ है ये अपने आप को देख रहे हैं। तो इनको मैं नहीं समझती कि ऐसे जो लोग खुद स्ट्रगल करते हैं जज बनने के लिए, उनके साथ तो वैसे भी शरीयत का ये है, इसमें शरीयत में मौजूद है ये चीज़ें, हदीस की रूह से है कि जो बंदा खुद जज बनने की कोशिश करता है तो उसके साथ शैतान लगाया जाता है। और इन्होंने खुद कोशिश करके ये पार्टी बनाई गई है, ये बाकायदा एक एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया गया है। तो मैं सख्त खिलाफ हूँ इसके। सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे आना चाहिए और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को आना चाहिए। ठीक मैडम, थैंक यू। जी नाज़रीन, कौसर इरफान फकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बारों में बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की। मैडम अस्सलाम वालेकुम। ठीक है मैडम, आप सुनाए खैरियत? मैडम एक सवाल यहाँ पे मैं आपसे करूँगा कि एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? एज अ सीनियर एडवोकेट आप क्या कहना चाहेंगे? ही मस्ट बी पंक्चुअल, ही मस्ट बी रेगुलर, ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग, और उसे नॉलेज सीकिंग होनी चाहिए। उसके अंदर एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि मुझे नॉलेज हासिल करना है, क्योंकि बग़ैर नॉलेज के इंसान में और गधे में कोई फ़र्क नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब रिश्तों से डिस्टिंग्विश किया था तो उनको कहा, उनको नाम सिखाए थे, ठीक है ना, नॉलेज दिया था। तो नॉलेज इज़ बेसिक थिंग कि आप देखें ना कि आवाम को, आप ले मैन को आप रिलीफ दिलवाने जा रहे हैं और आपको लॉ का ही नहीं पता, आपको ये पता ही नहीं है कि कानून क्या है, आपको ये पता ही नहीं है प्रोसीजर क्या नहीं पता है। तो उसको प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, और सुबह 1 घंटा पहले आना चाहिए और 1 घंटा बाद जाना चाहिए, और शाम को भी ज़रूर दफ्तर करना चाहिए, और लाइब्रेरी में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसके अलावा ही मस्ट बी ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड। मैडम आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकील बरादरी को आपका क्या पैगाम है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? स्ट्रगल, रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल, अच्छा काम करें और इंसाफ पे रहें, लोगों के साथ इंसाफ पे रहें, जो वादा करें। जितनी वकला के लिए खुसूसन ये है कि एक लिमिट मुकर्रर करें अपनी फ़ीस की और उस तक रहें, और लोगों को बेइज्जत ना करें बुला के कि एक बंदे से आपने फ़ीस भी तय नहीं की, अब वो पब्लिक में आके बैठा हुआ है सामने, तो आप उससे उस वक्त मतलब तकाजा कर रहे हैं। एक बंदा बमुश्किल, आप देखें उनके जूते टूटे हुए हैं, ठीक है ना, अब वो बिजली का बिल भर भर के उनकी कमर टूटी पड़ी है। तो मेरी यही होगी इस्तदा कि अपनी मुकर्रर कर लें। ये नहीं है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आए और आप फ़ोन खड़का दें कि जनाब इतने पैसे भेज दो। रॉन्ग है, ये हराम है। हलाल में हराम शामिल करेंगे तो आप बिच्छू लेके जा रहे होंगे घर, पैसा नहीं लेके जा रहे। रोज़ी जो है ना, उसमें अच्छी औलाद, नेक औलाद, उसमें रोज़ी में अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द हों, और आपको अगर आपके और भी बहुत सारी नेमतें जो रोज़ी में शामिल हैं। फिर इंसान सिर्फ पैसा रह जाता है हाथ में, और ऐसा पैसा बाज़ औक़ात जो है ना, जो नाजायज़ तौर पे लिया हुआ होता है, किसी को धोखे में डाल के लिया हुआ होता है, किसी को कैसे। तो मशवरा अमानत है, मशवरा सही दें, उसको बताएं कि भाई आपका ये केस नहीं बनता, और लोगों को लिटिगेशन में मत डालें, और जिसको निकाल सकते हैं उसको निकालें, और लोगों को इस्लाह की तरफ लेके आएँ, ना कि उनको इंडल्ज करें और एक केस के 10 केस मत बनाएं। और ये जो है ना, ये चीज़ें आपके किसी काम की नहीं, वो पैसा काम नहीं आता। अल्लाह ताला ने लिख रखा है, बहुत अरसा पहले लिख लिया, कौन कौसर बट्टी होगी, कितने उसके बच्चे होंगे, कितनी उसकी रोज़ी होगी, कितना सब, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन ऑलरेडी रिटन। तो मुझे सिर्फ कोशिश करनी है अल्लाह की रज़ा के लिए। तो कोशिश करें कि लोगों को इंसाफ पहुँचाएँ, क्योंकि हम इंसाफ के शोबे से रिलेटेड हैं। हम लोगों को इंसाफ दिलवाएँ और लड़ जाएँ, जहाँ लड़ सकते हैं लड़ें। और एक बात और, जज इतने केसेस पढ़ के नहीं आ सकता, ना ही उसे पता होता है इस केस में। मत उससे इम्प्रेस हो कि ये जज है। आपका काम है अपना केस सही तरह से पुटअप करना,
वो आपको मिसगाइड करते हैं तो आप उनको मत आने दें, और इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। हम तो कोशिश करेंगे और करते रहेंगे, आप भी कोशिश करें। बहुत शुक्रिया मैडम। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।